उसके टीचर कहेंगे दिमाग में गोबर भरा हुआ है संघी कहीं का। क्योंकि उन्होंने एंटी नेशनल ऐसा माहौल देश के अंदर खड़ा किया है कि आपको सुनकर के हंसी आएगी। वो कहते हैं कि तू पढ़ाई छोड़ और अपनी माँ की सेवा कर, क्योंकि वो 3000 रुपया कमाती है। हमने कहा कि ये कौन सी व्यवस्था है जहां पढ़ाई लिखाई छोड़कर अपने माँ बाप की सेवा की जाए। फिर दूसरा सवाल इन्होंने पूछा कि तू 28 साल तक पढ़ क्यों रहा है। हमने कहा पीएचडी करने में 28 साल लगता है, कोई शौक से नहीं पढ़ रहे हैं, मिनिमम टाइम 28 वर्ष लग जाता है। तो फिर इन्होंने कहा कि तू टैक्स का पैसा बर्बाद कर रहा है। तो हमने कहा भाई साहब, अगर आपको इतनी समझदारी होती तो आप भी नौकरी छोड़ करके पीएचडी कर रहे होते। आप अपने पीएम से पूछ रहे होते कि पीएम साहब हमारे भी पीएचडी करने की व्यवस्था करवा दो, क्योंकि शिक्षा पर होने वाला खर्च नहीं है, इन्वेस्टमेंट है। कल को अगर मैं बड़ी नौकरी जाकर ज्वाइन करूंगा तो इस देश को ज्यादा टैक्स दे पाऊंगा। ये बात इसको समझ में नहीं आती है। समझ में कैसे आएगी? जिनका नेता ही ऐसा क्लास पढ़ा है जिसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है। घोषणा की गई है कि जो मोदी का सहपाठी ढूंढ लेगा उसको 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो खैर, एक दिन मोदी जी का मैं भाषण सुन रहा था। मैं अपने प्रधानमंत्री का बहुत सम्मान करता हूँ, मैं उनको ट्विटर पे फॉलो भी करता हूँ। तो ट्विटर पे उन्होंने कल ही हनुमान जी की जयंती मनाई थी। बहुत अच्छी बात है, हनुमान जी की जयंती मना रहे हैं। इसी तरीके से एक भाषण में उन्होंने कहा कि मैं बर्तन मांजने वाले का बेटा हूं। यह बात तो बिल्कुल सच है। इस देश के अंदर करोड़ों लोग बर्तन मांजते हैं, क्योंकि उनको अपने घर में नौकर रखने की औकात नहीं है। हमारी भी मां बर्तन मांजती है। कुछ लोग दूसरे के घरों में बर्तन मांजकर अपना रोजी रोजगार करते हैं। चलिए मोदी जी एक काम करते हैं, ट्वीट खेलना बंद करते हैं, कुछ ग्राउंड पे काम करते हैं। जितने भी बर्तन मांजने वाले लोग हैं, उस जाति और उस समाज से आने वाले लोग हैं, उस वर्ग से आने वाले लोग हैं, उनके बच्चों के लिए शिक्षा मुफ्त कर देते हैं। बताइए आप। ये कहते हैं कि आपके पास कोई नीति नहीं है, हमारे पास सारी नीतियां हैं, आप बात तो कीजिए। इन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। तो हम क्या कह रहे हैं, 2 करोड़ रोजगार दे दीजिए, लेकिन आपका सरकारी डेटा कहता है कि 1,34,000 रोजगार ही 2016 में पैदा किए गए हैं, और रोजगार की दर लगातार 2009 से घटती जा रही है। इस हिसाब से अगर हम रेशियो निकालें तो 15 लाख रुपया हमारे अकाउंट में कभी नहीं आने वाला है। अगर बुलेट ट्रेन चढ़ेगी तो उस पर चढ़ेगा कौन? जब इस देश के अंदर लोगों को रोजगार नहीं है और बिना टिकट तो आप बुलेट ट्रेन पे चढ़ने नहीं देंगे, तो अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स क्या है? अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स ये है मोदी जी कि बुलेट ट्रेन चलाइए, कोई शक की बात नहीं है, थोड़ा जनरल बोगी को भी अच्छा करवा दीजिए, मुंबई की लोकल की भी सुविधा बढ़ा दीजिए। जब भी आप मुद्दे की बात करते हैं तब इनको कोई मुद्दा नहीं मिलता है। तब ये क्या कहते हैं कि आप सब लोग मिलकर सरकार को काम नहीं करने देना चाहते। सरकार अभी आए हुए उसको 2 साल ही हुए हैं। हमने कहा बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। इस लिहाज से तो आपको 60 साल चाहिए, क्योंकि आप बार बार कांग्रेस का नाम लेते हैं। कांग्रेस ने इस देश में 60 साल शासन किया, आप भी 60 साल शासन करेंगे। जनता इतना इंतजार नहीं करने वाली, क्योंकि आपने लोगों की मेंटलिटी को OLX बना दिया है। जल्दी कुछ कीजिए, नहीं तो आपके बेचने से पहले जनता आपको बदल डालेगी। कुछ लोग कह रहे थे कि इस देश में पता नहीं क्या होगा, तो मैंने उनको कहा कि देखिए, इस देश में जो भी होगा वो अच्छा होगा। अच्छा इसलिए होगा क्योंकि यह देश बहुत बड़ा है, जर्मनी और इटली जैसा नहीं है कि वहां पर 1,00,000-2 लाख लोगों को गैस चैम्बर में मारने के बाद इनकी सत्ता पूर्णतः स्थापित हो जाएगी। 1,00,000-2 लाख तो लोग खुद ही यहाँ पे आत्महत्या कर लेते हैं। 1,00,000-2 लाख तो लोग यहाँ पे सूखे से मर जाते हैं। 1,00,000-2 लाख लोग तो यहाँ ट्रेन के नीचे आकर के मर जाते हैं, और लाखों लोग यहाँ बेरोजगारी से मर रहे हैं, अशिक्षा से मर रहे हैं। मोदी जी, इन मरने वाले लोगों को अगर एक दिन एहसास हो गया
कि इस देश में संघ को मार करके जिंदा रहा जा सकता है, इस देश में ब्राह्मणवाद को मार करके जिंदा रहा जा सकता है, इस देश में पूंजीवाद को मार करके जिंदा रहा जा सकता है, तो वो कहेंगे कि जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पे लड़ना सीखो। अगर वो लड़ने के लिए सड़कों पे उतर गए तो आपकी जेल कम पड़ जाएगी, आपका सेडिशन कम पड़ जाएगा, आपका पुलिस कम पड़ जाएगी और आपका जूता फेंकने वाले लोग कम पड़ जाएंगे। इस बात को आप